अब स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। मतलब अगर आवृत्ति बढ़ाएं घटाएं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या क्या परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव बड़े मजे की चीज है, कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन भी आते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए ध्यान से देखें, समझते हुए चलें। अब मैं आपको कहानी बताता हूं कि मतलब कहानी जैसे सुनना है आपको बस, ठीक है। जब देखा गया कि ये किसी संवेदी धातु की प्लेट पर हमने क्या किया, आपतित प्रकाश को गिराया भिन्न भिन्न आवृत्तियों के, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो तीव्रता होगी, मतलब जो इंटेंसिटी होगी, उसको आपको क्या रखना है, नियत। जो प्रकाश की इंटेंसिटी होगी उसको क्या रखना है आपको, कांस्टेंट। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। हिंदी में इंटेंसिटी को तीव्रता बोलते हैं, कांस्टेंट नियत। हाँ, तो बात कर रहे थे कि किसी प्रकाश संवेदी प्लेट पर, धातु की प्लेट पर, जैसे आपने क्या किया, आपतित प्रकाश को गिराया, इंटेंस प्रकाश की तीव्रता को नियत रखते हुए, और भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश हमने क्या किए, धातु की प्लेट पर गिराए। हमें क्या देखने को मिला कि जैसे भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश आप धातु के प्लेट पर गिरा रहे हो, कम गिराओ ज्यादा गिराओ, कम गिराओगे तो जो उसके संगत निरोधी विभव का मान है वो क्या प्राप्त होगा, कम और ज्यादा। जितनी अधिक आवृत्ति का प्रकाश आप गिराएंगे धातु की प्लेट पर, तो उतनी ही अधिक निरोधी विभव का भी मान आपको प्राप्त होगा। तो क्या ग्राफ बना इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट से कि प्रकाश विद्युत धारा और एनोड विभव के मध्य ग्राफ खींचा गया। एनोड विभव, ठीक है। अब देखें तो जब इसके मध्य ग्राफ खींचा गया, फिर मैं एक बार बता दूं, हमने क्या किया, एक प्रकाश संवेदी धातु की प्लेट पर भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश गिराए। जिन जिन आवृत्तियों के हमने प्रकाश गिराए उसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली है कि उन सभी की तीव्रता क्या होनी चाहिए, नियत। तो जितनी अधिक आवृत्ति का हमने क्या किया, धातु की प्लेट पर प्रकाश गिराया, तो उतनी ही अधिक हमें किसका मान प्राप्त हुआ, निरोधी विभव का भी मान प्राप्त हुआ। देखें, लेकिन इन दोनों में एक चीज रही कि जो संतृप्त धारा है, संतृप्त धारा का एक ही मान प्राप्त होगा। कैसे, देखें, एक ही मान इसका क्या होगा, प्राप्त होगा। ये अब अगर यहां पर निरोधी विभव का मान देखें तो 0,1, 0,2, 0,3, और ये F3 आवृत्ति का प्रकाश, ये F2 और ये F1। अब ये जो धारा है, ये कौन सी धारा है, संतृप्त धारा। इसकी चर्चा हम लोगों ने क्या किया था, पहले की थी, संतृप्त धारा। फिर मैं आपको एक बात बता दूं जल्दी से कि हमें क्या करना है, किसी प्रकाश संवेदी प्लेट के ऊपर हमने भिन्न भिन्न आवृत्ति के प्रकाश गिराए और उसी के संगत भिन्न भिन्न हमें किसका मान प्राप्त हुआ, निरोधी विभव का मान। जितनी अधिक आवृत्ति का प्रकाश होगा उतनी ही अधिक हमें क्या प्राप्त होगा, निरोधी विभव, ठीक है। एक बात खास ख्याल रखना है कि जो इंटेंसिटी होगी उसको क्या रखना है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर
इस ग्राफ से क्या देखने को मिला कि अगर हम लोग F3 ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा तो क्या होगा निरोधी विभव, ये भी रिलेशन ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये तो हुई इसकी बात, धारा की बात। अब यदि हम लोग दो धातुओं की बात करें, कोई भी भिन्न धातु, दो धातु की बात करें और आवृत्ति और निरोधी विभव के मध्य ग्राफ खींचे, किसके मध्य, आवृत्ति और निरोधी विभव के मध्य ग्राफ खींचे, तो वो ग्राफ हमें क्या प्राप्त होगा, देखें, एकदम सरल रेखा। पूरी कहानी में बताता हूं आपको। ये निरोधी विभव, और ये आवृत्ति F। अब ये ग्राफ क्या प्राप्त होगा हमें, सरल रेखा। दो भिन्न धातुओं की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये मेटल 1 और ये मेटल 2। ठीक है, मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, धातु, धातु 1 और ये धातु 2। अब इन दोनों के संगत जो निरोधी विभव का मान है वो कैसा आपको प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा। क्लियर है, तो कहने का मतलब, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप दोनों धातुओं में से किसी भी धातु पर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश आप गिराएंगे तो निरोधी विभव का मान क्या प्राप्त होगा आपको, 0। निरोधी विभव से देहली आवृत्ति से जब आप ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे ना, तब आपको जो विभव का मान है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखें आप यहां से कि मतलब इस आवृत्ति पर F01 पर निरोधी विभव का मान क्या है, 0 है। तो एक निश्चित आवृत्ति जो कि क्या होती है, देहली आवृत्ति, वहां तक ये उससे कम अगर आप आपतित प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिराएंगे तो निरोधी विभव का मान क्या प्राप्त होगा, 0। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखें, आए हुए क्वेश्चन में से ये ग्राफ रिलेट कर रहा है, इसलिए ध्यान रखें कि जब भी हम एक निश्चित आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर किसी धातु के पृष्ठ पर गिराएंगे तो निरोधी विभव का मान क्या प्राप्त होगा, 0। देखें आप इस लाइन पर, इस लाइन के सारे मान क्या होते हैं, 0। और ये जो आवृत्ति है ये क्या है, आपकी देहली आवृत्ति। ये इससे ज्यादा आवृत्ति जब आप गिराएंगे तभी आपको किसका मान प्राप्त होगा, निरोधी विभव। और ये F02। क्लियर है अभी बात, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। इंटेंसिटी को, प्रकाश की तीव्रता को नियत रखें, भिन्न भिन्न आवृत्तियां गिराएं किसी प्रकाश संवेदी प्लेट के ऊपर, उसकी बात कर रहा हूं, प्रकाश संवेदी प्लेट की, है ना। तो आप भिन्न भिन्न आवृत्तियां गिराएंगे तो जैसे जितनी अधिक आवृत्ति का आप प्रकाश गिराएंगे तो उतना ही अधिक आपको क्या प्राप्त होगा, निरोधी विभव। निरोधी विभव गतिज ऊर्जा का सूचक है, तो जितना अधिक निरोधी विभव का मान प्राप्त होगा उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसके अंदर अगर जितनी ही अधिक आवृत्ति होगी उतना ही अधिक क्या होगा, निरोधी विभव, लेकिन संतृप्त धारा का मान एक ही प्राप्त होगा। क्लियर है। दूसरी लाइन में मैंने बताया कि दो धातु के पृष्ठ पर विचार किया गया, जब हमने देहली आवृत्ति या उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डाला तो हमें निरोधी विभव का मान क्या प्राप्त हुआ, 0। उससे देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति हमने बढ़ाई तब हमने प्रकाश डाला, निरोधी विभव का मान प्राप्त हुआ। और कैसा, बिना एक सरल रेखा। इसको भी याद रखें कि जब हम आवृत्ति और निरोधी विभव के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो क्या मिलता है हमें, सरल रेखा ग्राफ। क्लियर है। तो इसको वीडियो पॉज करें और इसको लिख लें जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, मतलब स्टार्ट क्या करेंगे, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है अब ये खत्म होने की ओर जा रहा है चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम लोग बोला कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो अब हम लोग बिल्कुल समरी इसकी पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ के आए थे और क्या अभी बचा हुआ है, क्यों वेव नेचर ऑफ लाइट इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको फटाफट लिखें आप। बच्चों, ये हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का सारांश
जो हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, जब पर्याप्त उच्च आवृत्ति या न्यून तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर आपतित होता है तो धातु बिना किसी काल पश्चात के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। मतलब कहने का मतलब कि जैसे पहला लेक्चर इसी पे था कि अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी अधिकतम तीव्रता या न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और उसे ही कहा गया, इस परिघटना को क्या कहा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप धातु की सतह पर डालेंगे, ठीक है, और अगर ज़्यादा तरंगदैर्घ्य या देहली तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा की तरंग प्रकाश अगर आप धातु की सतह पर डालते हैं तब भी प्रकाश। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। विद्युत प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो पहला पॉइंट ये रहा आपके पास, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर यहाँ पर टाइम लेग की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या बोला गया, हम लोग जो लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ रहे हैं। टाइम लेग का मतलब ये हुआ, काल पश्चात का मतलब ये हुआ कि आपने जैसे ही प्रकाश गिराया तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब कोई टाइम डिले नहीं। टाइम डिले कहाँ होता है, वेव नेचर में। तो वेव नेचर हम पढ़ नहीं रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर। मतलब कि अगर आपके सामने 10 बॉल रखी हुई है, आपने जैसे ही 10 बॉल मारा, खट 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 खट, इधर से बॉल पड़ी, उधर से इलेक्ट्रॉन बाहर, फट फिट, तुरंत बाहर। मतलब जैसे ही आपने, जैसे मान लीजिए एक बॉल रखी है, ये प्रकाश आया, तुरंत इसको मारा, ये बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये रहा, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। कोई टाइम डिले नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रकाश एक अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन में पड़ा, तुरंत इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तभी इस परिघटना को क्या कहा गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सेकंड पॉइंट आया हमारे पास, किसी धातु के लिए एक निश्चित देहली आवृत्ति होती है, इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। क्लियर है। ये भी फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था। अभी मैंने आपको बताया कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप किसी धातु की सतह पर गिराओगे तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जब आप देहली आवृत्ति से अधिकतम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर गिराओगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये कंडीशंस है, तभी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य से अधिकतम मान कुछ भी हो सकती है, के मध्य कुछ भी हो सकती है। तो मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, फिर टेबल के बाद आपको अच्छी तरह से समझाया था कि नेगेटिव भी आई थी, है ना, कि जैसे आपने क्या किया, किसी धातु की सतह पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिराए, रेडिएशंस गिराए, हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ का। तो उसमें क्या हुआ, अगर उस पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेकर तुरंत बाहर निकल जाए तो वही जो एनर्जी कहलाई थी वही के मैक्सिमम कहलाई थी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। दूसरी, मान लीजिए कुछ उसके पास के आयन है, आपस में कोलिजन हो रहा है, टक्कर कर रहे हैं आपस में, तो कुछ हमारा एनर्जी लॉस भी हो जाती थी। तो बची हुई एनर्जी जो आती थी वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती थी। फिर मैंने आपको बताया कि जो लो एनर्जी होगी एक इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा लेकिन उसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास। देन उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था कि नेगेटिव भी एनर्जी आई थी, तो नेगेटिव एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है।
तो यही सारांश हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास थर्ड पॉइंट। इसके बाद हम लोग लेक्चर में बढ़े थे आगे, तो ये आया था हमारे पास कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋणात्मक विभव परख कर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन रोका जा सकता है। रोकने का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या दिया था कि एनोड को, पहले हमने एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, धनात्मक विभव, और कैथोड की तरफ क्या रखा था, ऋणात्मक विभव। कैथोड प्लेट पर हमने क्या किया, प्रकाश रेडिएशंस गिराए, मतलब विकिरण क्या गिराए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिराए उस प्लेट पर। तो इलेक्ट्रॉन क्या करें, बाहर निकले। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन गुच्छों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, धनात्मक विभव पर। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत धारा वही, जैसे जैसे हम लोग धनात्मक विभव बढ़ाते गए नोड पर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेज हुआ, तो अच्छी खासी हमें प्रकाश विद्युत धारा का मान प्राप्त हुआ। लेकिन तभी हमने एक ट्विस्ट पैदा किया इसके अंदर कि एनोड को ऋणात्मक विभव दिया और कैथोड को धनात्मक विभव दिया। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति किसकी होती है, ऋणात्मक, और आपने एनोड की तरफ भी ऋणात्मक विभव दे दिया। अब क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण हमने इतना दिया, इतना विभव, ऋणात्मक विभव एनोड को दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिसकी अधिकतम, जिन इलेक्ट्रॉनों के पास अधिकतम गतिज ऊर्जा भी थी, वो भी एनोड की तरफ ना आ पाए। वही विभव क्या कहलाया हमारा, निरोधी विभव। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन बह नहीं रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का भी मान क्या हो जाएगा, शून्य। क्लियर है। तो यही यहां पर बताया गया कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋणात्मक विभव पर रखकर प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन रोका जा सकता है। ठीक है, एनोड पर न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा, देखिए इसी का ही मैं यहां पर इंतजार कर रहा था, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। क्लियर है। और ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, है ना, जब ये पढ़ा था तो मैंने रिलेशन बताया था, ये के मैक्सिमम इक्वल टू ए वी नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करेगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखें, अर्थात प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर अनिश्चित है, किंतु निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति, देखिए मैंने बताया था आपको कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर रैखिकता निर्भर करता है। मतलब जो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, जो दोनों के मध्य ग्राफ बनाया था, निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य, वो सरल रेखा ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो वहां पे समझाया भी था। तो रैखिकता उसी का बता रहा है कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सरल रेखा। लास्ट पॉइंट आता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। तो ये पूरे चैप्टर का सारांश हुआ अब आपके पास। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था, कई सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आ गई। अब इसमें हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि वेव नेचर, तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं बतलाती, इस पर चर्चा करते हैं। कई सारी चीजें इसमें आएगी, जैसे काल पश्चाता भी आएगी, टाइम लेग, कि प्रकाश गिरेगा धातु की सतह पर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, फिर वो उतने समय में बाहर निकलेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो टाइम लेग होता है कि 10⁻⁹ सेकेंड या उससे कम समय में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए, तुरंत बाहर, मतलब कोई भी जैसे पड़ा वैसे बाहर इलेक्ट्रॉन। तो ये कण प्रकृति में होता है जो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाती है, लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं होता। तो आप इसको वीडियो पॉज करें, फिर मैं बताता हूं आपको। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता।
मतलब प्रकाश की तरंग प्रकृति क्यों असमर्थ हुई प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर पहले से ही, प्रकाश हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि उसकी किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। ठीक, तो देखें कहने का मतलब जो प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है वहां पर जो ऊर्जा का वितरण होता है क्या होता है, सतत। ऊर्जा का वितरण क्या होता है बेटा, सतत। और जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तरंग सिद्धांत की बात कर रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। और तरंग में, प्रकाश की तरंगों में ऊर्जा का सतत वितरण होता है। ठीक है, तो अगर उसके आयाम ई नोट है तो आई समानुपाती होगा इसके आयाम के स्क्वायर के। ठीक है, कहने का मतलब अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आयाम बढ़ रहा है तो तीव्रता भी बढ़ेगी, और F इक्वल्स टू ई नॉट है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, बल भी बढ़ना चाहिए। बल बढ़ेगा त्वरण का मान भी बढ़ना चाहिए, त्वरण बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे पार्टिकल नेचर के अंदर, कण प्रकृति के अंदर तीव्रता और गतिज ऊर्जा के मध्य में कोई संबंध नहीं है, लेकिन तरंग प्रकृति के अंदर संबंध है आपका। भाई एक्सेलरेशन बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कण प्रकृति में नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये रहा आपके पास कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। दूसरी हम लोग बात करने जा रहे हैं, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंगें चाहे कितनी ही तीव्रता की क्यों ना हो, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं। जो प्रकाश की तरंग प्रकृति है, आपको पता है कि उसकी तरंगों में जो ऊर्जा होती है वो सतत रूप से वितरित होती है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है हमारे पास, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंगें चाहे कितनी ही तीव्रता की क्यों ना हो, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं। कहने का मतलब अगर तरंग सिद्धांत के अनुसार हम लोग चलें तो कितनी भी आवृत्ति की तरंगें क्यों ना हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या करनी चाहिए, उत्पन्न करनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की ही विकिरण या प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगी। लेकिन तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति की, चाहे वो देहली आवृत्ति से कम ही आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे हैं वही क्यों ना हो, उसे भी क्या उत्पन्न करना चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन कण प्रकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं कर पाया तरंग सिद्धांत। लास्ट पॉइंट क्या है अपने पास, ये वाला, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग आवृत्ति तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक साक्ष्य यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के साथ बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास, कालपशता। कहने का मतलब आपको पता है कि जो लाइट वेव्स होती है, प्रकाश तरंगें, मैं आपको बताऊं यहाँ से, जैसे मान लीजिए
ये प्रकाश तरंगे आपके पास आ रही है। अब ऊर्जा क्या होगा, सतत रूप से इसके तरंगार पर वितरित है, समान सतत रूप से। अब ये तरंगे किसी मेटल सरफेस पर क्या होंगी, पड़ेंगी, तो ये क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऊर्जा है वो समान रूप से हर जगह वितरित है। और यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कण प्रकृति है, इसमें क्या होता है आपका कि जैसे आपने अधिकतम तरंग दैर्घ्य अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जैसे गिराया, वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, यहां पर तरंगार पे जो गतिज ऊर्जा है वो समान रूप से वितरित है। तो और तरंग सिद्धांत के अनुसार हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक धातु के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का अवशोषण करेगा। जो लाइट वेव्स हैं, जो प्रकाश तरंगे हैं, वो समान रूप से धातु के पृष्ठ पर पड़ रही हैं, ठीक है। जब समान रूप से धातु के पृष्ठ पर पड़ रही हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस गतिज ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। तो अवशोषण जब करेंगे और जब उत्सर्जन करेंगे, मतलब कि आपतन हुआ, अवशोषण, फिर उत्सर्जन जो होगा, तो प्रायोगिक साक्ष्य ये निकल के आए कि यह जो टाइम है ये कुछ घंटों का भी हो सकता है। लेकिन हमारे कण प्रकृति के अनुसार कि जैसे ही आपतन हुआ तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए, तात्क्षणिक परिघटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यही कुछ चीजें हुई। और वो टाइम कितना होना चाहिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, वो आपका टाइम होना चाहिए 10⁻⁹ सेकेंड, समझे, इतना तुरंत, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मेटल सरफेस पर सभी इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा, उसका सब अवशोषण करेंगे। अवशोषण करने के बाद फिर बाहर निकलेंगे। मान लीजिए तीव्रता कम हो, ठीक है, तो उनको बाहर निकलने की चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कुल मिला के ये सब में कहानी में क्या होता है, 1 घंटे का समय लग जाता है। प्रायोगिक साक्ष्य है ये, क्या है, प्रायोगिक साक्ष्य, ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तात्क्षणिक परिघटना है। जैसे अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपने गिराया, तुरंत इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, फोटो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए। क्लियर है। तो ये रही कुछ चीजें। ये धातु पृष्ठ। अब मैं आपको बता देता हूं क्या, कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव वो क्या है, तात्क्षणिक परिघटना। निश्चित आवृत्ति की विकिरण के लिए, मतलब वो विकिरण क्या होना चाहिए, या तो देहली आवृत्ति या उससे अधिकतम आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश तरंगे हैं वो किस हिसाब से होनी चाहिए, अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रही है तो ये जो है, जो अगर तरंग सिद्धांत के अनुसार देखें तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, मिनिमम न्यूनतम, या हिंदी में लिख दूं मैं, न्यून आवृत्ति और अधिकतम तरंग दैर्घ्य। ठीक है, दोबारा एक बार बता दूं मैं, ये लाइट वेव्स जैसे आ रही हैं, आपको पता है, ठीक है, कि इसके तरंगार पर जो ऊर्जा है
वो समान रूप से सतत रूप से वितरित हैं, लेकिन कण प्रकृति में पैकेट वाइज डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी इक्वली रूप से इस सरफेस पर धातु के पृष्ठ पर पड़ेंगी। सभी इलेक्ट्रॉन तरंग सिद्धांत में सभी इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तीव्रता अगर कम हुई तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, नहीं मिलेगी, नहीं निकलेगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वली एनर्जी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। और धातु का पृष्ठ और जो प्रकाश तरंगें आती हैं वो कैसे, न्यून आवृत्ति और अधिकतम तरंग दैर्घ्य। हमें चाहिए किसकी, अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। और यह एक प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ताक्षणिक परिघटना और निश्चित आवृत्ति जो कि देहली आवृत्ति होती है उससे अधिकतम आवृत्ति या वहां तक तो आप कम से कम। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। प्रकाश डालें ही सही, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। तो चलिए, ये कुछ कंडीशंस रही कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। यहां पर अब हमें कुछ क्वेश्चंस करना बाकी है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप फटाफट इसे वीडियो पोस्ट करके लिख लें, पढ़ें थ्योरी इसकी है, और उसके बाद आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर के अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं इस पॉइंट के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, वीडियो पोस्ट करके इसको लिखें फटाफट, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के नीट के, एडवांस के और मेंस के क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर जल्दी से फटाफट। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिया हमने, बढ़िया। देखें क्या कह रहा है ये, एक सतह पर 480 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर इससे अधिकतम वेग v मीटर पर सेकंड वेग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब जो धातु का पृष्ठ है उससे इलेक्ट्रॉन जिस गति से जा रहे हैं वो वेग है v मीटर पर सेकंड। अच्छा, हमें देहली तरंग दैर्घ्य भी दी हुई है, कितनी है इसकी, 600 नैनोमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन, अगर उसी सतह से 2v मीटर पर सेकंड के वेग से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमें क्या बताना है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होनी चाहिए। चार ऑप्शन आपके पास है, 300 नैनोमीटर, 360 नैनोमीटर, 384 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। चारों में से एक सिंगल करेक्ट है, तो चारों में से एक ऑप्शन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप, फिर मैं करता हूं। चलिए, हो गया, बताऊं मैं, 1 2 3 स्टार्ट करें। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास जो एक फॉर्मूला बार बार रिपीट हुआ है मैक्सिमम टाइम्स, तो K इक्वल्स टू E माइनस 5। ठीक है, K क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। E की वैल्यू लिखेंगे हम hc बाई लैम्डा, फाई लिखेंगे hc बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा नॉट की वैल्यू दी हुई है। लैम्डा नॉट कितना दिया हुआ है आपको, 600 नैनोमीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 480 नैनोमीटर। एक सेकंड केस भी है, तो सेकंड केस के लिए भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, 1/2 m, स्पीड कितनी हो गई, 2v, तो 2v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे hc बाई लैम्डा माइनस डैश hc बाई लैम्डा डैश, और यही कैलकुलेट करना है हमें, और ये hc बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा नॉट की हमें वैल्यू दी हुई है 600 नैनोमीटर, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 480 नैनोमीटर, लैम्डा डैश कैलकुलेट करना है हमें। एक काम किया जाए, इसको थोड़ा ओपन किया जाए, फिर सॉल्व आउट करते हैं। 1/2
और ये आ जाएगा आपके पास 4 1/2 mv² और ये 4 इधर रखते हैं, hc बाई लैम्डा डैश माइनस एच बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो अब हम 1/2 mv² की जगह क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 hc बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा नॉट इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा डैश माइनस एच बाई लैम्डा नॉट। hc कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो आ जाएगा 4 hc 1/2 लैम्डा 480 माइनस 1/600 इक्वल्स टू hc कॉमन 1 बाई लैम्डा डैश माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट 600। चलिए, तो एच से एच कैंसिल आउट, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 4 को इंसर्ट करा देते हैं अंदर ही। चलिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/480 माइनस 4/600 इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा डैश माइनस 1/600। तो यहाँ से आएगा, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाएगा 120 टाइम्स 4 से, ये जाएगा 1 5 0। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या ले लें, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और सॉल्व आउट करते हैं इसको। तो 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल्स टू 1/600 माइनस प्लस 120 माइनस 150। ठीक है, अब यहां से हम लोग 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल्स टू 1/10 बाई 60 12 1/50। तो हम लोग एलसीएम ले लें, यहाँ से 1/10 मैंने निकाला बाहर, एलसीएम लेने के लिए इजी हो जाएगा 10 निकालते ही। तो ये आ जाएगा 60 एलसीएम लिया हमने, 1 प्लस 5 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6 6 माइनस 4 2 और 2/60 आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा 1/300। तो ये रहा 1 बाई लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। इजीली तरीके से आ सकता था, आपके लिए मैंने इजी किया, थोड़ा सा 10 बाहर निकाला, एलसीएम लेने में इजी हो गया आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास 2v मीटर पर सेकेंड की गति से अगर इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकल रहे हैं, तो उसकी उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी प्रकाश की, वो कितनी होगी, 300 नैनोमीटर। ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन है आपके लिए, जे 2006 में आया वो क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोल रहा है, प्रकाश विद्युत प्रवाहों के एक प्रयोग में 3 धातुएं ली है, धातु 1, धातु 2, धातु 3। ठीक, जिनके कार्यफलन जो हैं φ1, φ2 और φ3 दे रखे हैं। के लिए 1 बाई लैम्डा तथा निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचे गए चित्र अनुसार है। ये ग्राफ हमने बनाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, जेई ने पूछा था 2006 में। निरोधी विभव V और 1 बाई लैम्डा के अंदर ग्राफ खींचा गया है। अब हमें बताना है ये क्या, कौन सा कथन इसमें सही है। मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है। तो वीडियो पॉज करें, करने की कोशिश करें, फिर हम साथ मिलकर करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हो गया,
चलिए 1 2 3 अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको करना है इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट चलिए, तो फॉर्मूला आता है, फेमस है, k इक्वल्स टू e माइनस फाइव। अब इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाना है इसको। देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के मिड में एक रिलेशन निकल के आता है। वो क्या आता है कि ई वी नॉट, बताया था मैंने आपको, एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, ई का डिवाइड लगा दें। सो वी नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई और 1 बाई लेमडा माइनस 5 बाई ई। अब अगर आप वी नॉट और 1 बाई लेमडा के मिड में ग्राफ खींचेंगे, मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप देखेंगे तो आप फटाक से ये क्वेश्चन बता देंगे। यहाँ पर जो स्लोप है आपका ढाल, वो क्या है, अगर जो आपके पास ग्राफ कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और अगर देखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाली इक्वेशन दिखेगी आपको। तो जो आपका m है स्लोप, मतलब ढाल है जो, या m इक्वल टू ढाल इक्वल टू टेन थीटा, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, एच सी बाई ई। पॉजिटिव स्लोप है इसलिए टेन थीटा से 90 डिग्री से बिलो स्लोप बनेगा। तो यहाँ से देखें, टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी बाई ई। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ई आपको पता है ना। तो एक ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट हुआ। चेक कर लेते हैं और भी कोई ऑप्शन करेक्ट है। तो देखें, आइए, अगर यहाँ से लिया जाए फॉर, अब आपको पता है कि इस लाइन पर जो है इसकी सारी वैल्यूज क्या है, जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है इस लाइन पर, जीरो। तो वी नॉट हम जीरो रख के देखें तो क्या मिलेगा हमें, देखें, वी नॉट इक्वल्स टू जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके लिए कितना, एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा इक्वल टू 5 बाई ई से ई कैंसिल आउट हुआ, एच सी बाई, और हमें हाँ लेमडा इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 5 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, लेमडा, 1 बाई लेमडा हमें दे रखी है वैल्यू। तो 5 क्या आ जाएगा आपके पास, देखते हुए चलें यहाँ से। तो आएगा यहाँ से आपके लिए, मैं पुट करता हूँ वैल्यू इसकी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके लिए 0.001, ठीक है। तो एच सी लेमडा 1 एच सी बाई लेमडा 2, फाइव 1 फाइव 2 कितना आ जाएगा, ये 0.002, और एच सी बाई लेमडा 3 इक्वल्स टू 5 3 0.004 जो हमें दे रखा है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से अगर रेशो निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके लिए, 5 1 रेशोज टू 5 2 रेशोज टू 5 3 इक्वल्स टू, ये सारे पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और आएगा 1 2 4। ये इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, बी रॉन्ग हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए और सी इसके करेक्ट आंसर दिए गए थे। तो वीडियो पॉज करें, लिखें, फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा प्रीवियस ईयर का। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।